Welcome back to part 6 of this particular series on industrial relations, employee welfare and trade unions. Now, in this particular video, we'll be discussing what are the various types of employee welfare. Employee welfare can be intramural, which are provided within the organization, like the canteen, the restrooms, बच्चों के लिए क्रैश कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्विस दे सकते हैं जो कि फ्री रहेगा यूनिफॉर्म एम्प्लॉयज़ के लिए. सो दीज आर समथिंग विच आर प्रोवाइडेड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड इंट्रामुरल. या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे हाउसिंग हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्वार्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन लोन्स है, चाइल्ड वेलफेयर है, लीव ट्रैवल फैसिलिटीज़ है कि आपको साल में इतना लीव है, साल में इतना आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको इतना रिम्बर्समेंट मिल जाएगा. इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे सकते हैं, वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकता है, या फिर गाइडेंस दे सकते हैं कि कोई नया कोर्स करना है, कोई नया ये करना है. सो दीज आर सम ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर. टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कि स्टैट्यूटरी वर्क वेलफेयर है. स्टैट्यूटरी है मतलब का मतलब हो गया मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा. वो लीगल प्रोविज़न है उसके लिए कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा. लेबर रजिस्ट्रेशन में वो टर्म डाला गया है. देन वी हैव वॉलंटरी वर्क. वॉलंटरी वर्क भी हम करवा सकते हैं. एम्प्लॉई जो है वॉलंटरी वर्क के थ्रू से वेलफेयर वर्क हो सकता है, जहाँ पर कि मैंडेटरी नहीं है एम्प्लॉयर को कि क्या ये काम करना ही करना है. जैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस होते हैं कंपनी के अंदर पे. देन वी हैव सोशल इंश्योरेंस. सोशल इंश्योरेंस हो गया कि एक ग्रुप में जो है पैसा डिपॉजिट किया जाता है, ग्रुप में एक छोटा सा अमाउंट आपकी सैलरी से कट किया जाता है, जैसे पीएफ हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया. इसमें व्हाट हैपन्स कि सोसाइटी में जितने सारे वर्कर्स हैं, जितने सारे जो मल्टीपल नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में लाख वर्कर्स हैं, लाख वर्कर्स अगर 100 रुपये देते हैं तो भी एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाता है. कल के दिन पे किसी एक इंडिविजुअल के पास भी या कुछ मान लीजिए 10 लोगों के पास में कुछ प्रॉब्लम आता है लाइफ में, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो 10 लोगों को अच्छे से बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द फंड विच वॉज क्रिएटेड. 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो उस समय पे किसी को 10 लाख रुपये चाहिए तो 10 लाख प्रोवाइड हो सकता है बाय दिस स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 रुपीज़. सो सोशल इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड सोशल असिस्टेंस हो गया, जैसे ओल्ड एज पेंशन है किसी को जनरल रेवेन्यू से ये सब चीज़ें जनरेट हो सकती हैं सोशल असिस्टेंस के जैसे. देन सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉय वेलफेयर. आपने देखा होगा सोशल सिक्योरिटी के रूप में, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी जो है कंसिडर कर रही है कि आपके लिए कुछ एक बेनिफिट होना चाहिए जस्ट बिकॉज आप सोसाइटी के पार्ट हो. जैसे सिकनेस बेनिफिट इन कैश. अगर आप प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है तो आपको कैश मिलेगा. ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट दे सकते हैं. इनवैलिडिटी पेंशन दे सकते हैं कि आपका मान लीजिए कोई शरीर का कोई अंग कट गया है, आप इनवैलिड हो गए हैं काम करने के लिए, तो आपको उसके लिए एक पेंशन मिल सकता है. मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर लीव मिलेगा. एक्सीडेंट बेनिफिट होगा कि अगर एक्सीडेंट होगा तो कितना बेनिफिट मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर वर्कर के घर वालों को, उस वर्कर को कितना मिलना चाहिए. सर्वाइवर का बेनिफिट है कि जो मान लीजिए अगर किसी वर्कर का डेथ हो जाता है तो उसके परिवार को कितना अमाउंट मिलना चाहिए. आर्टिकल 41 of the Indian Constitution says that the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provisions for security, the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. Just look at the point. Article 41 of the Indian Constitution says, आर्टिकल में कहा जा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए ये सब चीज़ें करनी हैं जो इसके अंदर पर प्रोवाइड किया हुआ है. ऐसे कि सिक्योरिटी होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए, ओल्ड एज के लिए आपको प्रोविज़न करना है, सिकनेस के लिए करना है, डिसेबलमेंट के लिए करना है, और अदर अनडिजर्व वांट भी हो सकता है. तो रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर में. एम्प्लॉई वेलफेयर में मैनेजमेंट का काम ये होगा कि भाई जो स्टैट्यूटरी जो नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के, जो स्टेट के, इंडिविजुअल के, और जो आपने खुद से बनाए हैं, जो स्टैट्यूटरी पार्ट है उसको आप फॉलो करें. और नॉन स्टैट्यूटरी को भी आप बहुत सारे जगहों पर कुछ नया आप बना के दें, कुछ नया बेंचमार्किंग करें, कुछ पायनियर करें. फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आप कुछ नए वेलफेयर मैकेनिज़म्स लेके आएँ जो वेलफेयर कर सके आपके एम्प्लॉयज़ का और उनको एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड कर सकें. The statutory schemes are those schemes that are compulsory. The non-statutory schemes differ from organization to organization and from industry to industry. एम्प्लॉय वेलफेयर में स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. स्टैट्यूटरी एकदम मैंडेटरी आपको करना ही है, लीगल प्रोविजन है इसके लिए कि आपको पीने का पानी देना ही देना है. बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, फ़र्स्ट एड होना चाहिए. अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फायर ब्रिगेड होना चाहिए आपके पास पे
फायर को बंद करने का सुविधा होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्पिटून्स आर बेसिकली वो थूकदान जो कहते हैं वो होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एम्पल लाइटिंग होनी चाहिए। नॉन स्टैट्यूटरी में क्या क्या हो सकते हैं, पर्सनल हेल्थ केयर, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉयर चाहे तो कर सकता है। रेगुलर मेडिकल चेकअप करवा सकता है, फ्लेक्सी टाइम करवा सकता है कि जॉब को, वर्किंग को, काम को इस हिसाब से करवाए कि लोगों को वर्किंग फ्लेक्सिबल हो, कि भाई किसी को मंडे ऑफ मिल रहा है, किसी को ट्यूसडे ऑफ मिल रहा है, या फिर किसी को अगर मंडे को छुट्टी चाहिए तो वो मंडे का काम ट्यूसडे को कर ले। तो दीज आर फ्लेक्सी टाइम ये नॉन स्टैट्यूटरी में जाएगा। देन वी हैव एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम, वेरियस असिस्टेंट प्रोग्राम्स आर अरेंज लाइक एक्सटर्नल काउंसलिंग सर्विसेज, किसी चीज़ के ऊपर पे काउंसलिंग चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर पे फैमिली को इमीडिएट हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए एम्प्लॉई को, वर्कर को, तो वो सब चीज़ें भी वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर सकता है, ये नॉन स्टैट्यूटरी में जाएगा। इम्पैक्ट ऑब्वियसली अगर हम डिस्कस करें वेलफेयर की का प्रोडक्टिविटी के ऊपर पे, तो इट विल ऑब्वियसली हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी। कि जब वर्कर को मालूम है कि कंपनी मेरे लिए काम कर रही है, जब वर्कर को मालूम है कि मेरे लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि मेरा ख्याल रखा जा सके, मेरी फैमिली का ख्याल रखा जा सके, कुछ अगर आपदा होगी, कुछ अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो मेरे फैमिली का प्रॉपरली टेक केयर होगा, इन दैट केस द एम्प्लॉय विल बी ऑन अ हाई मोरल एंड ही विल try to give his 100%, maybe not give but 100% वो कोशिश कर सकता है। The welfare measure aims at integrating the socio psychological needs of the employees, unique requirements and the social cultural environment. It creates a culture of work commitment in the organization and society in which ensure higher productivity and greater job satisfaction of the employees. Due to the welfare measures, the employees feel the management is interested in taking care of the employees, that result in sincerity, commitment and loyalty of the employees towards the organization. The employees work with full enthusiasm and energetic behavior, which results in the increase in production and increased profit on overall. Last but not the least is this particular concept of ILO employee welfare. वी हैड डिस्कस दैट एम्प्लॉय वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सुधारने का जो कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडस्ट्रियल पीस लाने की जो बात है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो बात है, तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा May 1 को हमेशा छुट्टी होती है जिसको मे डे कहते हैं। दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वॉज बेसिकली टू सैल्यूट द वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड को सैल्यूट करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उस दिन को स्पेशली ईयर मार्क किया है कि लोग उसके कंट्रीब्यूशन को समझें। वो एक इंडिविजुअल वर्कर जिसके कारण से प्रोडक्शन पॉसिबल हो रहा है, वो इंडिविजुअल वर्कर जिसके कारण से चीज़ें आपके घर पे आराम से आ रही हैं, आप बहुत सारी सुख सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हो, तो उसको सैल्यूट करने का वो दिन है May 1। तो उन्होंने क्या बोला है एम्प्लॉय वेलफेयर के ऊपर पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ILO has suggested welfare funds on a collective basis, वेलफेयर फंड का कलेक्टिव बेसिस पे टू फिनेंस द एक्टिविटीज़ इन स्मॉल अंडरटेकिंग्स। कुछ अगर फंड की ज़रूरत है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ILO का कहना है। ILO has also adopted a number of conventions and recommendations regarding industrial accidents and occupational health। अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे हज़ार्ड आता है तो क्या क्या बेनिफिट्स वर्कर को मिलने चाहिए, ये एम्प्लॉय वेलफेयर में ऐड किया गया है ILO की तरफ से। न्यू डायमेंशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ILO's contribution to family members and population education program अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर की। एजुकेशन जो होता है वर्कर्स का, उनको एजुकेट किया जाए, उसके बारे में ILO ने बहुत कुछ कहा है। इट हैज़ रेंडर्ड एग्जाम्पलरी सर्विसेज टू 3 एलिमेंट्स कंपोजिंग इट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एंड द लास्ट वन इज़ इट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड लेबर लेजिस्लेशन, लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ILO का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहा है, बिकॉज जब भी आपके पास ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस बन रहा है कि वर्कर को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, वर्कर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ताकि वो अपना 100% दे सके। जब लोग वेलफेयर की बात करेंगे, वर्कर वेलफेयर की बात करेंगे, जब एम्प्लॉयर वर्कर वेलफेयर की बात करेगा, जब भी गवर्नमेंट इन सब सारी बातों को सुनने के बाद वैसे रूल्स, वैसे रेगुलेशंस, वैसे एक्ट्स लेके आएंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे रहें, तो एम्प्लॉय वेलफेयर ऑटोमेटिक बेसिस पे अच्छा होने लगेगा। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की ओर हम बढ़ने लगेंगे, इंडस्ट्रियल पीस रहेगा, हार्मनी रहेगा, एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री and overall productivity, GDP of the country will keep on rising. So it's very, very important. I hope you have enjoyed the lesson so far. Thank you so much.